गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, भारत में जो गुरु का स्थान है वो सबसे उच्चतम माना गया है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे जो गुरु है उनकी बहुत ही अहम भूमिका रहती है। और दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे ही गुरु है जिन्होंने भारत को बहुत बड़े बड़े लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स दिए हैं। तो हमारे बीच है जी डायरेक्टर ऑफ IIM इंदौर। जी हाँ, मैं IIM की बात कर रहा हूँ जो ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व में सबसे जो उत्तम मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट है उनमें से एक माना गया है। और दोस्तों, उनके डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु राय सर हमारे साथ हैं। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर की अगर मैं अभी तारीफ करने जाऊं तो वो तो सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। तो सर, आपने इतनी यंग एज में इतनी बड़ी पोजीशन कैसे अचीव कर ली सर? आप अपनी जो पूरी जर्नी है आज वो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं। प्लीज सर, थोड़ा उसके बारे में बताइए। श्योर अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत यंग एज में कुछ उपलब्ध नहीं किया है। मैं लोगों को हमेशा ये बताता रहता हूँ कि मैं उतना यंग नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। So I'm not very young, but I look young, and for that, obviously, the reason must be yoga and perhaps genetics, my genes, etc. लेकिन यदि ये बात करेंगे कि मैं जो भी उपलब्ध करने में सफल रहा हूँ या जहां तक भी पहुंचा हूँ और जो इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ जहां पे मेरे पास एक उत्तरदायित्व है और एक ये अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि मैं लोगों की सहायता कर सकूं, उसमें बहुत लोगों का हाथ है। तुमने पहले ही एक चीज बोली, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। मेरे अपने गुरुओं का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मेरे टीचर्स, चाहे वो स्कूल के थे, चाहे वो मेरे कॉलेज के टीचर्स थे, मेरे माता पिता, बिकॉज माता निर्माता भवति प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। तो माता पिता और आचार्य, इन तीनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। मैं आज जहां भी कहीं पहुंचा हूं, एक मैसेज मैं सबको देना चाहता हूं कि आप कहीं भी पहुंचते हैं, आप ये मत समझिए कि आप एंटाइटल्ड हो गए हैं। मात्र आप अपने प्रयासों से वहां पहुंचे हैं, उसमें बहुत लोगों का योगदान होता है। आपको कैसी शिक्षा मिली, आपके माता पिता ने आपको कितना सपोर्ट किया, कितना संबल दिया, कितनी प्रेरणा दी, आपके जो भिन्न भिन्न स्थानों पे जो टीचर्स थे, चाहे वो स्कूल लेवल हो चाहे कॉलेज में, समाज का, क्योंकि समाज भी आपको एक अपॉर्चुनिटीज देता है, तो इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे भी जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जहां तक मेरी अपनी पर्सनल इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेरा पर्सनल निजी योगदान है, वह यह है कि मेरे को अपने जीवन का अर्थ और जीवन में मुझे क्या चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य, यह समझ में आ गया था। इस पे मैंने काफी विचार किया था। और एक बार अचानक ही हिमालय पे बैठे बैठे एक पुस्तक पढ़ते पढ़ते मुझे अपने जीवन के उद्देश्य का पता चल गया था। और उस उद्देश्य का पता करने के बाद जो मेहनत करनी पड़ती है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वो मैंने किया है। सो आई थिंक figuring out the purpose of life, the patience and the perseverance and the hard work that I put in subsequently, and then of course destiny. I always keep saying I don't believe in miracles, I rely on them. मेरे साथ ये miracles होते रहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ हो जाता है। of course उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हो जाता है। ग्रेट सर, ग्रेट। आपने जो पूरी जर्नी बताई है बहुत ही ग्रेट थी। आपने जो पूरा माता पिता आचार्य सबका योगदान बताया, क्योंकि इस पोजीशन पर आकर जैसे ही लोग किसी भी हायर पोजीशन पर जाते हैं, जो भी अपने जो स्टेप्स होते हैं, जो भी आपका संबल बने आपके मुश्किल वक्त में, उन सबको भूल जाते हैं। लेकिन सर, ग्रेट इस एटीट्यूड के लिए। सर, मैं एक थोड़ा सा मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है कि सर, यू वर द अलमनस एट IIM अहमदाबाद। सर, उसके बाद आप IIM लखनऊ में आपने टीचिंग किया, यू वर प्रोफेसर, और सर उसके बाद आज IIM इंदौर के आप डायरेक्टर हैं। तो सर, जब आप IIM अहमदाबाद में पढ़ते होंगे, तब क्या कभी ऐसा लगा था कि कुछ दिन बाद इसी IIM का मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा? नहीं, जब मैं IIM में पढ़ने के लिए गया था तो मैं
काम करने के 8.5 वर्ष के बाद गया था। मैंने इंजीनियरिंग के बाद मैंने केआरईसी सूरतकल से इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने 8.5 साल टाटा स्टील में काम किया, उसके बाद मैं वापस पढ़ाई करने गया था। जब मैं वापस पढ़ाई करने गया था, इस उद्देश्य के साथ ही गया था कि मैं एक अध्यापक बनूंगा, और ये उद्देश्य मेरे पास बहुत ही सीधा साधा सरल उद्देश्य था। और उस समय मैंने ये सोचा ही था कि मुझे किसी आईआईएम में प्रोफेसर बनना है, तो उसी उद्देश्य के साथ मैं गया ही था आईआईएम अहमदाबाद। इसलिए उसके बाद जो भी हुआ, दैट वाज अ नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स। सुपर सर, सुपर, बहुत ही ग्रेट सर आपने चीज बताई है। सर आपने जैसा कि बताया कि आप आईआईएम में खुद पढ़ने गए थे, एंड आईआईएम प्रोड्यूस द बेस्ट लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। So, sir, why IIM only? Means IIM इंस्टीट्यूट जो भी बच्चा पढ़ता है, मीन्स बहुत ही लकी खुद को फील करता है। तो why only IIM? मीन्स आप लोग IIM को दूसरे इंस्टीट्यूट कैसे अलग है IIM? डू यू फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग? सर आप थोड़ा इसके बारे में बताइए, कैसा IIM दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग है? प्रैक्टिकल लर्निंग एक एस्पेक्ट है अभी इसका, इट्स वन ऑफ द मेनी एस्पेक्ट्स, बट आई थिंक व्हाट डिफरेंशिएट्स आईआईएम्स from any other institution is my faculty and my students. IIM is built on faculty. सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे शिक्षक होते हैं IIM में, जो मेरे कॉलीग्स हैं यहाँ पे. So we have passionate faculty. So when you come to an IIM and when you see the faculty, these are the people who are teaching because they love to teach. Don't look at it as a job. They don't look at it as another job. वो ये नहीं सोचते हैं कि एक तरह से ये मेरा एक करियर है. वो इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ पढ़ाना उनको उमंग देता है, उनके हृदय को आह्लादित करता है. उसके साथ ही जो हमारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, so you can also say that we get great input. हमारे पास इस देश के जो सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले स्टूडेंट्स हैं, कैट की परीक्षा के द्वारा वो लोग आते हैं. फिर ये जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो वो जिस पीयर ग्रुप में बैठते हैं, जो उनके साथ के भी छात्र छात्राएं होते हैं, वो भी बहुत बुद्धिमान हैं. उनको दो स्थानों से सीखने को मिलता है. एक तो उनको फैकल्टी से सीखने को मिलता है, और दूसरा उनको अपने ही सहपाठियों से सीखने को मिलता है. And I think that is what differentiates IIM from other places. Of course, we have good infrastructure, we have good systems in place. We make sure that the kind of courses that we offer, the kind of programs that we offer, the kind of pedagogy that we offer. So ना सिर्फ पढ़ाने का कंटेंट है कि हम क्या पढ़ाते हैं, बल्कि हम कैसे पढ़ाते हैं, वह भी बहुत भिन्न होता है. कि जैसा कि साधारणतया भारत की यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है. लेक्चर मेथड से आप कुछ ही चीजें सिखा सकते हैं, बहुत कुछ नहीं. यहाँ पे व्हेन यू टीच इन एन आईआईएम, यहाँ पे हम लोग टेस्ट मेथड यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंशियल स्टडीज यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रुप डिस्कशंस यूज करते हैं. सो किस तरह से हम पढ़ाते हैं वह भी दूसरों से भिन्न है. मेरे ख्याल से यही आईआईएम्स को बाकी लोगों से अलग करता है. सुपर सर, बहुत ही आपने ग्रेट चीज बोली है कि आईआईएम मींस क्यों सारे इंस्टीट्यूट से अलग है. तो सर भगवत गीता बहुत ही द सॉन्ग ऑफ गॉड बोला जाता है. उसमें लिखा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः. ये सेकंड चैप्टर का 23rd श्लोक है. और सेकंड चैप्टर में 17 से लेकर 23 श्लोक तक जो पूरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो है एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज फॉर्म्स. यही आत्मा के साथ भी होता है. और यही 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बता दिया था. तो आपको नहीं लगता सर कि जो भगवत गीता है, ये तो साइंस की बात हो गई, लेकिन मैनेजमेंट की बहुत सारी फिलॉसफीज गीता में है. तो आपको नहीं लगता कि गीता को हमारे जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं हमें बेस बनाना चाहिए? बेस बनाना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि गीता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो मेरी फेवरेट बुक गीता ही है, भगवत गीता ही है. और इसी के जो यार्डस्टिक्स हैं उनको मैंने अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया है. और ये जो तुमने जिन श्लोकों की बात करी, ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में तो उनसे एक डिडक्शन निकाला जा सकता है. ये पर्टिकुलरली आत्मा के विषय में बात हो रही है. नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से काट नहीं सकते. नैनम दहति पावकः, आग से जला नहीं सकती. नैनम चैत्यन्त्यापो, अर्थात पानी इसको गीला नहीं कर सकता. शोषयति मारुतः,
हवा इसको, वायु इसको सुखा नहीं सकती, इसको शुष्क नहीं कर सकती। ये आत्मा के विषय में है, जो कि बताता है कि शरीर नश्वर है परंतु आत्मा यस अमर है। इसी को यदि हम बाकी श्लोकों को अगर हम एनर्जी के सर, साथ ले लें तो उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। यस सर, इसके अलावा पूरी एक स्पिरिचुअलिटी है, जो खासकर स्वधर्म के बारे में गीता में बोला गया है, उसी के बेसिस पे हम लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट एजुकेशन में हम लोग गीता का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं। गीता आधारभूत हमारे ओके, एजुकेशन सिस्टम में है ऑलरेडी। गीता में जो भी हमको ज्ञान मिलता है गीता में वो है, लेकिन किस लेवल तक हमको ले जाना चाहिए और किस लेवल पे कौन से ज्ञान को हमको वहां से अर्जित करना चाहिए, उस पर थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। और ना सिर्फ गीता, बल्कि हमारे कई शास्त्र हैं ऐसे जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत सारा लिटरेचर है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एंड मेरे ख्याल से sooner or later, given that the new education policy does talk about it, सब हमारे शिक्षा में आएंगे अवश्य। बिल्कुल सर। सर आपने यहाँ पर नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभी जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी सारे लोगों के सामने दी है, तो क्या सर ये पहले से मतलब किन ग्राउंड्स पर बेहतर है? सर पहले से किन ग्राउंड्स पर, किस तरह बच्चों का और जो है भविष्य उज्जवल करेगी, और किस ग्राउंड्स पर ये पहले की पॉलिसी से बेहतर है? प्लीज सर थोड़ा इसके बारे में। अभी हाँ, अभी इसमें ऐसे तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के कि उसमें कौन से सकारात्मक पहलू हैं, कौन से ऐसे पहलू हैं जो कि थोड़े शायद इग्नोर कर दिए गए हैं, और कौन से पहलू हैं जहां पे चैलेंजेस आ सकते हैं। पर मुख्यतः तीन चीजें जो मेरे को सबसे सकारात्मक लगी, and those are the three things which I believe are the strength of this new education policy. This is what makes it different from the earlier education policy. One is that this policy, the new education policy 2020, is looking at the all-round development of the individual. मानव की अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण विकास के विषय में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात की गई है। मात्र ये नहीं कि आपकी केवल जो आपको ज्ञान मिलता है वही अच्छा हो, लेकिन ज्ञान के साथ साथ जो उपनिषदों में हमारे दिया गया है उनके विषय में भी आपकी इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ, आपकी इंट्रापर्सनल स्ट्रेंथ, आप शरीर से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ, सिविक्स की सेंस, मॉरल साइंसेस की, एथिक्स के विषय में, इमोशनल क्वेश्चन के विषय में, तो बहुत लैंग्वेजेस, लिटरेचर, सबको लाया गया है। इन सबको जब हम लाते हैं, जितनी भी हमारी शक्तियां हैं उनका सर्वांगीण विकास होता है, हर तरह से विकास होता है। सबसे स्ट्रांग मेरे को लगता है ये एक सकारात्मक पहलू है। सेकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, दैट इज दे टॉक अबाउट ऑटोनॉमी। उन्होंने बोला है कि ऑटोनॉमी, स्वायत्तता दी जाएगी जो भी अच्छे कॉलेजेस होंगे, जैसे आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं हमारे। और यहाँ पे दिस इज वेयर आई हैव टू फोकस अ लिटिल। जो स्वायत्तता की बात की गई है ये मात्र शाब्दिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए, which means it should not be just on paper, that in paper you talk about autonomy, when it actually comes to giving autonomy, you start wondering that should we give autonomy or should we hold autonomy a bit. What you have to realize is, हम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। अभी तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तुम्हारा सर्वांगीण विकास करना है तो जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो पढ़ने देना चाहिए। तुम्हारा जहां भी इच्छा जाने की हो वहां तुम्हें जाने देना चाहिए, ताकि तुम वहां भी कुछ सीख सको। तो एक स्वायत्तता एक इंडिविजुअल लेवल पे देनी होगी, तभी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। उसी तरह से एक इंस्टीट्यूशन को, एक संस्थान को, जो कि अच्छा है, जब आपको पता है कि वो सही मार्ग पे चल रहा है, सही दिशा पे चल रहा है, उसको यदि आप स्वायत्तता नहीं देंगे, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, वो कभी भी अपने पोटेंशियल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जो बात की गई है वो चरितार्थ करके दिखानी होगी जो भी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो तीसरा मुझे बहुत अच्छा सकारात्मक पहलू लगा वो ये लगा कि जो क्रेडिट बैंक की बात करी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उस विषय पे बात किया कि ये जो क्रेडिट बैंक है, मान लीजिए मैंने 2 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं थोड़ा ब्रेक लेकर के कहीं काम करूं या मैं कुछ और पढ़ूं क्योंकि मेरी और इच्छा जागृत हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो 2 साल मेरे हैं ये कंप्लीटली नष्ट माने जाएं
पढ़ाई के एक औपचारिक माध्यम के रूप में। ऑब्वियसली पढ़ाई कहीं नष्ट हो ही नहीं सकती, जो ज्ञान व्यक्ति को मिला है वो तो अर्जित हो ही गया, वो तो चला गया, लेकिन एक औपचारिक संस्थानिक रूप में भी क्रेडिट को मेरे क्रेडिट में डाल दिया जाएगा, मेरे बैंक में डाल दिया जाएगा। तो अगर मैं पुनः इंजीनियरिंग करना चाहूं, मेरे को वापस फर्स्ट ईयर में नहीं ज्वाइन करके थर्ड ईयर में मैं ज्वाइन कर सकता हूं। ये एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक सकारात्मक चीज है जो इसमें डाली गई है। अगेन आई हैव टू काइंड ऑफ talk about the certain challenges when it comes to the implementation. For example, अगर आप implement करेंगे तो आप क्रेडिट बैंक में उसको कब तक मानेंगे? उदाहरण के तौर पे आज जो आप टेक्निक सीख रहे हैं वो 5 साल के बाद उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, बिकॉज वो ऑब्सोलीट हो जाती है। सो एक जो ऑब्सोलेसेंस फैक्टर है क्रेडिट बैंक में, उसके ऊपर भी थोड़ी ध्यान देना होगा, उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करनी होगी कि ठीक है आपके क्रेडिट बैंक में रहेंगे पर इतने वर्षों तक उसकी शेल्फ लाइफ मानी जाएगी। जैसे हम कोई चीज खरीदते भी हैं उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह से जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, खासकर टेक्निकल चीजों की बात विषय में मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, उस पर भी थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। तो जब इसका क्रियान्वयन करेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। ग्रेट सर, आपने जो ये पूरा विचार अपने प्रकट किए इस एजुकेशन पॉलिसी पर, इट्स जस्ट ऑसम सर। आप आज मुझे आपसे बात कर आई एम फीलिंग प्लेजर टू बी हियर सर। लाइकवाइज। जैसा कि आपने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज, थैंक यू सर। और सर आपने जैसा कि कहा जो लैंग्वेज है उसको इग्नोर कर दिया गया है, और आपने तो बताया भी है कि 4 साल का बच्चा भी 4 डिफरेंट लैंग्वेज सीख सकता है, बोल सकता है और उनमें सोच भी सकता है। तो सर जो हमारी संस्कृत है, जो हिंदी और बहुत सारी भारतीय भाषाओं की जननी है सर, उसको फर्स्ट से ही लागू क्यों नहीं कर देते? क्योंकि सर आजकल 6th में संस्कृत आती है और वो भी ऑप्शनल में आती है सर। मैंने खुद ने ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो सर आपको क्या लगता है कि संस्कृत को हम फर्स्ट से या KG 2 से क्यों नहीं कर देते सर? सर क्योंकि हमारे सारे महान ग्रंथ उसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। एक, मैं इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट रूप से देना चाहूंगा कि मेरा उत्तर मात्र एक मेरी पर्सनल बिलीफ से नहीं है, बल्कि एक विचारक के रूप में भी है, एक दार्शनिक रूप में भी है, कि हम जब भी किसी भाषा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, when we say that okay we need to promote this particular language, the reason to do so is that we do not want to lose the language. बहुत सारी भाषाएं विलुप्त भी हो गई हैं and they become dead. And अगर कोई ऐसी भाषा विलुप्त होती है, इस भाषा में और कुछ हमारे पास है ही नहीं, मान लीजिए हमारे पास कोई लिटरेचर नहीं है, हमारे पास कोई ग्रंथ नहीं है, हमारे पास कोई स्क्रिप्चर्स नहीं है, वो भाषा विलुप्त हो भी जाती है तो हमें बहुत अधिक नुकसान नहीं होता है। नुकसान तो होता है, किसी भी भाषा का विलुप्त होना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत अधिक नुकसान नहीं होता है। संस्कृत के साथ क्या है कि संस्कृत एक तरह से हमारी संस्कृति का आधारभूत है। हम यदि भारत की बात करें, हमारी संस्कृति का आधारभूत है अन्य भाषाओं के साथ साथ। लेकिन संस्कृत क्योंकि बोली नहीं जाती है अधिक लोगों के द्वारा, तो इसलिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि संस्कृत मृत भाषा बन जाएगी, संस्कृत will become a dead language. And which language dies? A language which is not spoken. And that is why, because Sanskrit is not spoken by many people, I believe that we need to make special efforts to actually resurrect Sanskrit and to actually promote Sanskrit. मात्र इसलिए क्योंकि संस्कृत बहुत लोग नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं और इसलिए मैं कहता हूं कि संस्कृत हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ये रही पहली बात, विशेष ध्यान इसलिए क्योंकि लोग संस्कृत बोलते नहीं है, और यदि एक समय मान लीजिए ऐसा आ गया कोई भी संस्कृत बोलने वाला नहीं रहा, संस्कृत एक मृत भाषा बन जाएगी। जैसे मैं भी यदि मैं संस्कृत बोलता हूं, जब मेरे साथ कोई रहता है बोलने वाला, तक मैं संस्कृत एकदम धारा प्रवाह बोल पाता हूं। लेकिन मान लो कि 1-1.5 महीने तक मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसके साथ मैं संस्कृत में वार्तालाप कर सकूं, तो बोला गया है हमारे यहाँ कि अनभ्यासे विषम विद्या, ये अभ्यास नहीं रहा तो विद्या विषम बन जाती है, वो खो जाती है। मेरे को भी फिर सोचना पड़ता है संस्कृत के शब्द। कोई भी भाषा आप ले लें, आप अगर अंग्रेजी में किसी से बात नहीं करते हैं 2-3 महीने तक, आपको अंग्रेजी बोलने में भी तकलीफ होगी, आपकी जो भी मातृभाषा है।
तो ये पहला ये कि संस्कृत मृत भाषा ना बन जाए, और जो हमारे इतने शास्त्र हैं, हमारे पास जो इतना लिटरेचर है, मात्र शास्त्रों की बात नहीं हो रही है, हमारे जो वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, जैसे कि अथर्ववेद, यजुर्वेद में कितना सारा विज्ञान छुपा हुआ है हमारा। उसके बाद हमारी अर्थशास्त्र, खगोल शास्त्र, अन्य कई तरह के शास्त्र, उसके बाद बहुत बृहद लिटरेचर। कालिदास का ही अगर हम लिटरेचर उठा के देख लें, भास का लिटरेचर उठा के देख लें, क्षेमीश्वर का लिटरेचर उठा के देख लें, वो सब लिटरेचर भी हमारा बहुत रिच है, जो कि संस्कृत में है। और इसलिए संस्कृत को प्रमोट करना, स्पेशल प्रमोशन देना वो आवश्यक है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना होगा कि संस्कृत हम किसी पे थोपे नहीं, कोई भी भाषा हम किसी पे थोपे नहीं, क्योंकि ऐसा ही बृहद लिटरेचर, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ अन्य भाषाओं में भी हैं। तो अगर हम तमिल लिटरेचर को देखें, तमिल लिटरेचर भी अपने आप में बहुत रिच है। उर्दू का लिटरेचर देखें, उर्दू का लिटरेचर अपने आप में बहुत रिच है। फारसी का लिटरेचर देखें, फारसी का लिटरेचर अपने आप में बहुत रिच है। कन्नड़ का लिटरेचर देखें, तेलुगु का लिटरेचर देखें। तो कई भाषाओं में हमारे पास लिटरेचर है, हमको उन सब भाषाओं के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे IIM इंदौर की जो लाइब्रेरी है, उसमें हमने हर भाषा, जितनी भी हमारे देश की भाषाएं हैं, हर भाषा का साहित्य यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। मात्र संस्कृत ही नहीं, बल्कि हर भाषा, नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो मार हो, और उसके बाद नॉर्थ की भी जितनी भाषाएं हैं, उन सब में हमने जितना भी हमको लिटरेचर मिल सकता था, हिंदी, सब में हम लिटरेचर को लेकर के आए हैं, और हम प्रमोट कर रहे हैं कि सब लोग अन्य भाषाओं को पढ़ें। तो मेरा ये मानना है, और जैसा कि मैंने उस समय बोला भी था अपने साक्षात्कार में, एक 4 वर्ष का बच्चा भी 4 भाषाएं एक साथ समझ सकता है, बोल सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है। Therefore, and this is at least 4 languages. Therefore, what I'm saying is that as parents, as an education system, as teachers, we must promote as many languages as possible. हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे बच्चा इतना नहीं समझ पाएगा। बच्चों के अंदर बहुत क्षमताएं होती हैं। मैं तुम्हारी आयु का था, उस समय मैं संभवतः 6 लैंग्वेजेस बोलता था। मेरी पहली भाषा संस्कृत थी, क्योंकि मेरी माँ संस्कृत पढ़ती पढ़ाती हैं। मेरी दूसरी भाषा अंग्रेजी थी, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी सिखाई गई समय, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को लगता था कि अंग्रेजी जानना आवश्यक है। तीसरी भाषा हिंदी थी, क्योंकि मेरे आसपास के लोग हिंदी बोलते थे। चौथी भाषा भोजपुरी थी, जो कि मेरे पिताजी के गांव में बोली जाती थी। पांचवी भाषा पंजाबी थी, जो कि मेरे माँ के यहाँ बोली जाती थी। 5 भाषाएं तो हमारे साथ थी ही। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में गया तो थोड़ी बहुत कन्नड़ भी बोलने लगा, ಸ್ವಲ್ಪ कन्नड़, बट नहीं। So I speak a little bit of Kannada as well. शेतपुर गया तो थोड़ी बहुत बंगाली सीख गया, क्योंकि वहां पे बंगाली काफी लोग बोलते थे। एक्टू बांग्ला था बढ़िया में। So the important point is you should learn to speak languages. प्रॉब्लम क्या होता है, और संस्कृत के साथ, तो यहाँ जो भी मेरे बात सुन रहे हैं, तुम्हारे जितने भी दर्शक हैं, उनकी मैं ये बता दूं, संस्कृत के विषय में उदाहरण के तौर पर सबसे सरल भाषा है बोलने की, सरलतम भाषा है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ इंडिया में कोई संस्कृत बोलना नहीं सिखाता। वो क्या करते हैं, रूप आपको रटाने का प्रयास करते हैं कि बोलो, रूप रट के रहो, रामा 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 रामम रामा रामा। जहां रूप में व्यक्ति चला गया, जहां ग्रामर में चला गया, वहां पे वो कुष्ठ लगनी शुरू हो जाती है। तुम जैसे हिंदी बोलते हो अभी, तो तुमने को क्या पहले हिंदी की ग्रामर सिखाई गई? नहीं, तुमने बोल बोल करके, अपने माँ पिता के साथ बोल बोल करके हिंदी सीख ली। इसी तरह से इंग्लिश भी पहले क्या किसी ने ग्रामर सिखाया? नहीं, पहले तो बोलना सिखाया, उसके बाद ग्रामर। हमेशा भाषा पहले आती है, ग्रामर बाद में आता है। उसी तरह से पहले संस्कृत को बोलना सिखाया जाना चाहिए, उसके बाद ग्रामर। तो बहुत सारे संस्कृत के और संस्कृत के अध्यापकों से मुझे एक यही शिकायत है, मान लीजिए मैं संस्कृत बोल रहा हूं, वो पहले ही बोल देंगे, अरे आपने ये त्रुटि कर दी ग्रामर की। ठीक है, त्रुटि कर दी तो कर दी, लेकिन उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए जो भी व्यक्ति बोल रहा है। इसलिए बोलना सीखो, जितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हो उतनी लैंग्वेजेस। बस हमारे भारत में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो हमारी 22 है ही, अन्य भी जितनी लैंग्वेजेस है, हमारे पास अथाह लिटरेचर है, और सारा लिटरेचर बहुत ही अच्छा होता है। बिल्कुल सर।
सर सैल्यूट टू यू फॉर दिस। आपने इतना जो संस्कृत पर हमें बताया, सच में सर ये बहुत ही ग्रेट नॉलेज है सर। और हम सब भी, आज मैंने भी धीरे धीरे आपको वो लाइव सुनने के बाद मैं भी धीरे धीरे संस्कृत बोलने की कोशिश कर रहा था सर। बहुत और सर बढ़िया। अभी तो हमें पता ही है कि कोविड-19। थैंक यू सो मच सर। सर आप मतलब सारे हम युवाओं के लिए तो बहुत ही इंस्पिरेशन है थैंक यू। सर। सर अभी जैसा कि पता ही है कि कोविड-19 बहुत ही पूरे चल ही रहा है अभी तो। और सर साथ ही साथ एक और चीज कि आपने कोविड को एक अपॉर्चुनिटी बताया है, और कोविड का एक नया ही आपने फुल फॉर्म बताया है। तो सर आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो आपने फुल फॉर्म बताया था, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विजनिंग, इंट्रोस्पेक्शन एंड डिस्कवरी। तो सर ये कैसे एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे सारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, व्यूअर्स जानना चाहते हैं, और मैं खुद भी जानना चाहता हूँ सर। प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए। सो तो ये मेरे दिमाग में विचार आया कि कोविड को लेकर के बहुत सारा डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। सबको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनका जीवन रुक गया है। यस। जब जीवन रुकने का लोगों को संदेह होता है, आशंका हाँ। होती है, तो उनको लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरे मन में आया कि जब अगर जीवन मान लीजिए रुका है, तो आपको इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं अपने काम काज में, हमको कभी खुद के लिए सोचने का समय नहीं मिल पाता, या कम से या कम हम अपने आप को यही बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है सोचने के लिए, मैं हमेशा काम करता रहता हूँ। और इसलिए मैंने बिल्कुल इस राइट कोविड सर, के राइट। विषय पे थोड़ा चिंतन करके ये बोला कि कोविड इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विजनिंग, इंट्रोस्पेक्शन एंड डिस्कवरी। विजनिंग का मतलब होता है कि अपना स्वधर्म जानना, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं लाइफ में कहाँ जाना चाहता बिल्कुल हूँ। तो बिकॉज आपके पास समय मिल गया है, आप घर में बैठ के एकांत चिंतन कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए आगे जाकर के आपको जीवन में क्या करना है। दूसरा, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मचिंतन ये करिए, आत्म मंथन करिए कि आप जो भी करते हैं जीवन में वो क्यों करते हैं। आपकी जो यूनिवर्स है, जो प्रकृति है, बिल्कुल। उसके प्रति आप क्या उत्तरदायित्व है, तो इस पे इंट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन करिए। और डिस्कवरी का मतलब कि अपनी शक्ति को पहचानिए, जानिए कि आप क्या कर सकते हो। या फॉर एग्जाम्पल, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सडनली अब वो बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने लगे, तो वो मेरे से बोलते हैं कि बताओ हिमांशु, कौन सी हम किताबें पढ़े। सो आई गिव देम सजेशंस ऑन काइंड ऑफ बुक्स टू रीड। Some people are trying to listen to some new kind of a music. Some people are trying to now exercise, कि मैं अब घर पे रह करके कैसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, क्योंकि बाहर तो जा ही नहीं सकते। ये सब जो यस सर। सेल्फ डिस्कवरी की अपॉर्चुनिटी मिली है, नई हॉबीज जानने की, नई हॉबीज प्रैक्टिस करने की, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में, आईएम जैसे इंस्टीट्यूशन में नए तरीकों से पढ़ाने की, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, उसी तरह से छात्रों को नए तरह बिल्कुल। से पढ़ने की। सो ऑल ऑफ दीज आर डिस्कवरीज that people are making about themselves. So I said, instead of looking at the negative side, start focusing on the positive side. सकारात्मक रूप से देखो कि अच्छा क्या हो रहा है इस कोविड के माहौल में। ग्रेट सर। सर जो आपने कहा कि आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए, वो मेरा भी, मैंने यही मंत्र बना रखा है कि कोविड है तो क्या हुआ, हमें इसको अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। सर आपके जो विचार है उनको फिर से एक बार मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सर। आपके बहुत ही उत्तम विचार है, और आप सच में यू आर अ ग्रेट टीचर सर, यू आर अ ग्रेट थैंक यू, टीचर थैंक यू, थैंक यू। सर। सर तो अभी हमारे पास टाइम बहुत ही थोड़ा कम बचा है, लेकिन सर फिर भी मैं आपसे अभी थोड़ा और मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा सर। अपनी एआई एआई बहुत ही पीक पर है अपनी आजकल, आर्टिफिशियल जहाँ देखो वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और सर आईएम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस कराई जाए अभी गई है। तो सर डोंट यू थिंक दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए खतरा है सर? डोंट यू थिंक दैट? नहीं, 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 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरा नहीं है। हमारे लिए खतरा होगा तो लैक ऑफ इंटेलिजेंस होगा। अगर ह्यूमन बींग्स की अगर इंटेलिजेंस वो आर्टिफिशियल बन गई तो वो खतरा होगा। सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सिंपली मीन्स टू एन एंड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि यस। जैसे मान लीजिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं एग्जाम्स को प्रॉक्टर करने के लिए। मान लीजिए मैं इधर देख करके अपना लिख रहा हूँ एग्जाम,
लेकिन मान लीजिए मैं बार बार ऐसे करके इधर उधर देख रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेड फ्लैग कर देगा कि आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं। क्या मैं अपने स्क्रीन पे अभी तुमसे बात करते करते कोई और डॉक्यूमेंट खोल दूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बता देगा कि इस व्यक्ति ने कोई और डॉक्यूमेंट खोला है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय इटसेल्फ इज नॉट डेंजरस। Artificial intelligence by itself is not dangerous. What you Okay. do with the artificial intelligence, that can be dangerous. So artificial intelligence अभी ये समझ लो जैसे एक छड़ी की तरह है। छड़ी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है। उस छड़ी से तुम किसी को पीटने लगोगे वो बुरी हो गई, और उस छड़ी का सहारा लेकर के कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो अच्छी हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी तरह से है। उसके साथ क्या ह्यूमन बींग्स मानव करेगा, दैट कैन बी गुड और बैड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय इटसेल्फ इज नॉट डेंजरस फॉर अस। वो जो मूवीज में दिखाते हैं कि मशीन्स ने अब ह्यूमन बींग्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, वो सब मन गढ़ंत है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करता है। यस सर। सर बहुत ही मतलब आप जो भी पर्सनल टॉपिक्स पर आप इतना हमें रोशनी डाल रहे हैं, इतना बता रहे हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने आकर हमारे शो को धन्य कर दिया सर। थैंक यू सो मच सर। तो सर आपको अपना थोड़ा बचपन में ले जाना चाहूंगा सर, क्योंकि सेलिब्रिटी कॉर्नर की खासियत भी है कि हम सबको उनके बचपन में ले जाते हैं। तो सर बचपन में तो सर सबसे पहले हम एक गेम खेलने वाले हैं जो है रैपिड फायर राउंड। सर उसमें मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, फटाफट आपको उनके जवाब देने हैं। सर आर यू रेडी? यस सर। सर योर हॉबीज? माउंटेनरिंग सबसे बढ़िया मेरी हॉबी है, सबसे महत्वपूर्ण हॉबी है। उसके बाद योग, रीडिंग, read a lot of stuff, have an eclectic reading habit। उसके बाद म्यूजिक सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारी चीजें मुझे करनी अच्छी लगती है। मैं गेम्स भी खेलता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, वॉक भी करता हूँ। I have lots of hobbies. Mountaineering by far is my most significant hobby. ग्रेट सर, ग्रेट। आपकी बहुत ही ग्रेट हॉबी है। एंड सर योर फेवरेट प्लेस, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन? माय फेवरेट डेस्टिनेशन वुड बी हिमालयाज। मेरे को हिमालय पे जाना अच्छा लगता है। हर साल मैं वहां जाता हूँ 2-3 हफ्तों के लिए। एंड माय अदर फेवरेट प्लेस वुड बी माय होम, एंड माय होम मीनिंग वेरेवर माय बेबी इज। सो आई हैव अ 7.5-year-old लैब्राडोर जो कि यहीं बगल में बैठा हुआ है मेरे। वो जहां भी है दैट इज होम फॉर मी। तो वहां पे जाना मेरे को अच्छा लगता है। And if you're talking about a city, then my favorite city would be Rishikesh, London, and Milan. Oh, awesome. Superb, sir. Your choice are really awesome, sir. Your favorite food? My favorite food? No, I'm not a foodie, but I love sweets. Yeah. तो अगर फूड में स्वीट्स को भी अगर तुम मानोगे तो गुलाब जामुन और काजू की बर्फी। Oh, great, sir. Great. So same here. It's my also favorite. Sir, favorite song? आपने कहा आपको म्यूजिक बहुत ही अच्छा लगता है। Favorite song? My favorite song? I listen to a lot of songs. So I predominantly listen to Hindustani classical, some old songs, and then of course Western classical, and some rock like Pink Floyd. That's my favorite song. एक song था जो मैं हमेशा जिससे जब मैं अंताक्षरी कराता था, although I'm not a good singer, I'm just a very very average singer, एक song से मैं हमेशा अंताक्षरी शुरू कराता था कि देख के दिल झूमा, के देख के दिल झूमा, प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। That could be my favorite song. Great, sir. Your voice is just superb. And sir, no, it's not superb. Say yourself an average singer. No, I'm a not even an average singer. It's middle average, but Sir, we want one more song from you. अरे अब सॉन्ग्स मेरे को याद ही नहीं रहते हैं। और कौन सा?
हो रे नो ताल प्रॉब्लम मिले नदी के सर। जल में, नदी मिले में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, हो रे ताल मिले नदी के जल में। थैंक यू। इससे वाओ ज्यादा अगर सर। सुनाऊंगा तो लोग सर एंड मारने आपकी जो पीटने गाने, लगेंगे। नो सर इट्स जस्ट सुपर। सर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम? माय फेवरेट गेम इज स्नूकर, स्नूकर एंड चेस। ओह ये तो वाओ मैं सर, रेगुलरली आई खेलता एंजॉयड। था। उसके अलावा बोर्ड गेम्स खेलता हूँ, तो चेस चेस खेलता हूँ, डिक्शनरी खेलता हूँ, डम शराड्स खेलता हूँ। वाओ सर, सर चेस इज माय फेवरेट गेम टू। वंडरफुल। सर योर फेवरेट प्लेयर? My favorite player would be my favorite player would be Ronnie O'Sullivan, स्नूकर का खिलाड़ी है रॉनी ओसलिवन, ब्रिटिश खिलाड़ी। चेस ऑब्वियसली विश्वनाथन आनंद, यस सर। एंड फुटबॉल would be Messi, and tennis would be सर इज Federer. ग्रैंड मास्टर। So yeah, I love playing snooker ओह and chess, वाओ but I love watching tennis and football. So tennis में Roger Federer और फुटबॉल में Messi. sir, your all choices are just superb. I'm enjoying this talk, sir. Sir, favorite actor? Favorite actor? That's a tough one. Favorite actor would be Jack Yes. Nicholson. So Jack Nicholson, particularly in the movie A Few Good Okay. Men, which I really, really love. Favorite Hindi actor would Okay. probably be Manoj Bajpayee. Manoj Bajpayee, particularly in Gangs of Wasseypur. Another favorite actor of mine would be Deepika Oh, Padukone. Deepika Padukone, particularly in Piku and Bajirao Mastani. great, sir. Sir, really great. Sir, your favorite management philosopher? Krishna. I don't even have to think. Krishna is my favorite management philosopher because I do use a lot of his learnings from his life, learning from Gita, as well as learnings from Mahabharata in my own courses. Of course, I love the thoughts of Chanakya and in more, not really contemporary, but closer to contemporary Gandhi. Oh, wow, sir, wow. सर ऐसी कोई बचपन की शरारत जो आपको अभी तक याद हो और याद करते ही फेस पर स्माइल आ जाती है? शरारत, शरारतें तो मैंने बहुत की हैं, पर क्या किस शरारत को मैं पब्लिकली बता सकता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं और मेरा भाई दोनों को क्योंकि कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं और मेरा भाई दोनों अपनी किताबों के अंदर, अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर कॉमिक्स छुपा के पढ़ते थे पेरेंट्स के सामने। और उसमें अगर कभी पकड़े गए तो पिटाई होती थी, लेकिन जब तक नहीं पकड़े गए तब तक बहुत मजा आता था। ओके सर, सर मीन्स बहुत ही ग्रेट आपसे ये सब सुनने को मिल रहा है सर। Sir, but we are running shorter of time. It's 36, sir, because at 6, I think you have another meeting. सर सर अब बस मैं 2 क्वेश्चन मेरे पास और है। सर योगा पर आप बहुत फोकस करते हैं सर, और जो योगा के 8 पार्ट है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। सर तो यम नियम आसन प्राणायाम और उसके जो बाकी के 4 हैं वो तो उसके आपने बताया था कि फल स्वरूप है। तो सर किसी को भी योगा स्टार्ट करना हो, ये 4 जो भी फर्स्ट पॉइंट है योगा के, तो सर कैसे स्टार्ट करें? थोड़ा हमें बताइए सर, आपने कैसे स्टार्ट किया? लोगों जो भी लोग हमारे जो भी दर्शक हैं, अगर वो लोग स्टार्ट करना चाहे तो कैसे करें सर? तो योग में भी जैसे जब मैंने स्टार्ट किया, बचपन से मैं योग कर रहा हूँ, और क्योंकि माता पिता के यहाँ मुझे वैसा अनुभूति मिला और वैसी अपॉर्चुनिटीज मिली, माँ पिताजी जहाँ जाते थे वहां पे योग भी सिखाया जाता था। वहां पे ही मैंने आर्य समाज में वो लोग जाते थे, और आर्य समाज में योगी भी बहुत सारे आते थे और योग सिखाते थे। आर्य समाज के जब भी उत्सव होते थे और डेली हमारी योग क्लासेस भी चलती थी, उसके अलावा स्कूल में भी हमारे योग क्लासेस चलती थी। तो शुरू तो आसन और प्राणायाम से ही हुआ,
लेकिन चूंकि आर्य समाज में बहुत सारे विद्वान आते थे, विद्वान और विदुषियां, वो लोग योग के संबंध में और भी चीजें बताते थे। तो धीरे धीरे ये समझ में आया कि योग इज नॉट जस्ट अ सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। एक जीने की एक कला है, एक जीवन का एक मार्ग है योग। तो जब हम उसके बाद तुमने अष्टांग योग की जैसे बात की, तो जब हम यम की बात करते हैं कि क्या चीजें हैं जो कि महत्वपूर्ण होती है योग में, तो यम में हम जैसे अहिंसा, सत्य और अस्तेय इत्यादि 5 यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय ये लोगों को अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह थोड़े क्लिष्ट हैं समझाने के लिए हर व्यक्ति, हर आयु के व्यक्ति को। अहिंसा जैसे कि वायलेंस नहीं करना चाहिए, और अहिंसा से मतलब है योग में ना सिर्फ अहिंसा फिजिकल अहिंसा, बट इवन थॉट्स एंड वर्ड्स। अहिंसा का मतलब आपको हिंसात्मक विचार भी नहीं आने चाहिए, आपके अंदर आपके शब्द भी हिंसात्मक नहीं होने चाहिए। जैसे अभी हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे के बारे में इतना ज्यादा नेगेटिव लिखते हैं, तो वो भी एक तरह से हिंसा है। तो यम का मतलब आप इन चीजों के ऊपर नियंत्रण रखिए। उसी तरह से जब हम लोग नियम की बात करते हैं तो हम लोग शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, अगेन कुछ इसमें क्लिष्ट चीजें हैं, लेकिन मान लीजिए शौच की बात की जाती है, तो शौच का मतलब यह है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। शौच का मतलब है कि स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस के साथ, मेंटल क्लीनलीनेस के साथ अपने शरीर को भी साफ रखिए, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखिए। उसी तरह से तप का मतलब, लिटरल मतलब है फायर। आप अपने आप को हमेशा परसिस्टेंस रहिए, जो भी आपका ध्येय है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके आपको परसिस्टेंटली चलना होगा। जब आप इनको अपने जीवन में अपनाते हैं, यम और नियम को, उसके बाद जब आप आसन और प्राणायाम करते हैं, तो उस आसन और प्राणायाम का आपके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि आप ऐसे ही आसन और प्राणायाम करेंगे तो वो मात्र एक्सरसाइज बनेगा, लेकिन अगर आप यम और नियम का पालन करते हुए आसन और प्राणायाम करेंगे, तो वो आपको एकदम बदल देगा, आपके व्यक्तित्व को निखार देगा। यस सर, यस, ग्रेट सर, क्योंकि योग हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को भी बहुत ही अच्छा रखता है। तो सर आप मीन्स 40 तो हो ही गए हैं, तो सर फर्स्ट लास्ट आप जो सोसाइटी को मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? सोसाइटी को और हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक या श्रोता हैं, सबको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि याद रखो कि ये जो विपत्ति है, जो पैंडेमिक है, दिस इज नॉट द फर्स्ट वन एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट वन। ना तो ये पहली विपत्ति है, ना तो ये पहला संक्रमण है, और ना ही आखिरी संक्रमण है। हमको ये देखना है कि ये संक्रमण हमें बता क्या रहा है। ये जो है, ये एक कॉन्सिक्वेंस है किसी चीज का। ये जो पैंडेमिक है, ये कॉन्सिक्वेंस है, ये एक लक्षण है। हमें देखना है कि इस लक्षण का आखिर रूट कॉज क्या है। रूट कॉज ये है कि हम प्रकृति से बहुत दूर चले गए हैं, हम अपने यूनिवर्स से बहुत दूर चले गए हैं। हमारी जो रिलेशनशिप है यूनिवर्स के साथ, जो प्रकृति के साथ है, वो रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं है। And we have to ensure that we understand what is our relationship with the universe and what can we do to actually protect and strengthen this relationship. So इस विपदा ने हमें ये सिखाया है कि हमको प्रकृति के साथ सामंजस्य करके चलना पड़ेगा, नहीं तो ये जितनी भी आपदाएं हैं, ना सिर्फ ये, अभी देखो कितनी जगह बाढ़ आ रही है, कितनी जगह अर्थक्वेक, भूकंप आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आते थे, पर अगर अभी इनकी फ्रीक्वेंसी देखो तो इनकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती जा रही है, और ये प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है कि समझ जाओ, संभल जाओ। इसलिए मेरा सबके सामने ये संदेश है, प्रकृति का ध्यान रखें, प्रकृति के साथ सामंजस्य करके चलें, किसी भी चीज को नष्ट ना करें। और एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैं सबके साथ साझा करना चाहूंगा, जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है। इफ यू कैन लीव योर सराउंडिंग्स क्लीनर देन यू फाउंड देम, इफ यू कैन लीव पीपल हैप्पियर देन यू फाउंड देम, you have done your job as an individual. अगर तुम अपने आसपास की स्थान को जैसा तुमने पाया था उससे अधिक साफ सुथरा कर दो, और एक व्यक्ति को जो तुमसे मिला हो, जब तुमसे मिला उससे ज्यादा प्रसन्न करके वापस भेजो, तुमने अपने मानव जीवन का निर्वहन कर लिया है। मेरा सबको यही संदेश है, इतना करिए और अपने मानव जीवन को संभल दीजिए। बिल्कुल सर, और क्योंकि हमें तो हमारी धरती माता का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे तो एक मंत्र भी है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमः
संपादन स्पर्शम क्षमस्व में, यहाँ पर तो हम उन पर पैर रखते हैं इसलिए ही हम लोग क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन अभी तो इतना ग्लोबल वार्मिंग सब हो रहा है। तो सर आज आपसे बात कर कर मुझे इतना लकी फील हुआ, लेकिन आपके पास अभी टाइम नहीं है, वरना सर ये शो में अभी और 1 घंटा मिनिमम मुझे चलाना था। लेकिन सर थैंक यू सो मच। और एक बार सर अब मेरी यही इच्छा है कि एक बार बस मुझे आपके चरण छूने हैं और आपसे आशीर्वाद लेना है सर। निश्चित रूप से, जैसे ही things become a little more normal, come over to the campus में आओ, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा, मिलूंगा तुमसे। श्योर सर, थैंक यू सर। और सर एक बार मैं वापस से थोड़े दिन में आपको बुलाऊंगा, आपके इतने अच्छे विचार में और भी टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू सर। बाय अभी, सर आपने इतना टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, थैंक यू। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बाय बाय बस बाय। दर्शकों ये थे हमारे साथ हिमांशु राय सर। अब इनसे तो हमने इतनी सारी बातें की और इतने वर्सेटाइल पर्सन से हम मिले, उन्होंने हमें योगा पर बताया, उसके बाद संस्कृति पर, भगवत गीता पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, इसके बाद एजुकेशन पॉलिसी पर, और दोस्तों भी सोसाइटी को इतना अच्छा मैसेज दिया, और कोविड-19 के बारे में सर ने हमें बहुत ही ज्यादा एनलाइटन किया। तो दोस्तों ये तो थे हमारे साथ हिमांशु सर, और इनसे की बहुत सारी बातें। अब जल्दी ही मैं वापस आऊंगा एक नई शख्सियत के साथ, होगी एक नई मुलाकात। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।